स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। मास्टर सुभाष का आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे हैं। और आप लोगों के लिए खुशखबरी आ चुकी है कि निर्देशालय गृह रक्षा राजस्थान जयपुर के द्वारा गृह रक्षा स्वयंसेवक नामांकन हेतु विज्ञप्ति यानी नोटिफिकेशन आउट हो चुका है होम गार्ड के लिए 9 जनवरी 2023 को। इस नोटिफिकेशन के अंदर क्या क्या खास है, कौन कौन से चरण होंगे आपके, किस प्रकार से आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, कब आपके फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट होंगे और कब आपकी लास्ट डेट होगी, और आपका संभावित जो मंथ है जिसके अंदर आपके फिजिकल होंगे वो कौन सा होगा, उन सभी चीज़ों के ऊपर डिटेल से हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। अगर वीडियो के ऊपर पहली बार है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आपने डेट चेक कर ली। ये आपको जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा, और ये वेबसाइट के ऊपर भी अपलोड है, तो आप वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। अब देखते हैं, ये टोटल जो विज्ञप्ति है वो आई है 3842 रिक्त पदों के ऊपर विज्ञप्ति का नोटिफिकेशन है वो जारी हुआ है। और इसके जो ऑनलाइन आवेदन है वो स्टार्ट होंगे 12 जनवरी 2023 की मध्य रात्रि से भरे जाना शुरू होकर दिनांक 11 फरवरी 2023 तक चलेंगे। तो इस दौरान आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। इससे लेट आप होना मत, जितना जल्दी हो सके 4-5 दिन के अंदर आप विज्ञप्ति को समझ के पूरी डिटेल इस वीडियो को आराम से 1 से 2 बार देखकर, कौन सी आपको फ़ोटो चाहिए, कौन से आपके हस्ताक्षर होंगे, कहाँ से आपका फॉर्म आपको अप्लाई करना है, वो सारी डिटेल आपको समझने के बाद में आराम से फिल करनी है। फिर आपको नीचे देखते हैं, तो आवेदन की जो प्रक्रिया है कहाँ से आपको स्टार्ट करनी है। तो आवेदन की जो प्रक्रिया है वो आपको एसएसओ आईडी के ऊपर आपको लॉगिन करने के बाद में वहाँ आपको इसका लिंक मिल जाएगा होमगार्ड वैकेंसी का, तो वहाँ से आपको फॉर्म भरना स्टार्ट करना है। अगर आपकी एसएसओ आईडी नहीं है तो आप एसएसओ आईडी राजस्थान गवर्नमेंट.in पर जाकर एसएसओ आईडी बना लो, और या फिर एसएसओ आईडी ई मित्र कियोस्क पर जाकर निःशुल्क बनवाई जा सकती है। तो ये थी इसकी आवेदन की प्रक्रिया की आपको कौन सी साइट के ऊपर इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। अब देखते हैं कि इसका आगे क्या बताया गया। इस पॉइंट में आपको बताया गया है कि अभ्यर्थी अपने स्तर पर, यानी कि आप खुद भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो या फिर अन्य किसी एजेंसी जैसे साइबर कैफ़े वाले के पास भी जाके आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। जो आपसे शुल्क लिया जाएगा वो आप बैंकिंग के द्वारा या फिर नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप जमा करवा सकते हो, जितना भी शुल्क आपको बताया गया है भर्ती के लिए। इसके साथ ही बताया गया है कि जो ई मित्र कियोस्क हैं उनको आपको ज़्यादा पैसा नहीं देना है। इसमें वो निर्धारित कर दिया गया है कि आवेदन भरने एवं परीक्षा शुल्क जमा करवाने हेतु 30 रुपये प्लस 18% जीएसटी संबंधित ई मित्र कियोस्क को सेवा शुल्क के रूप में दे होगा। अगर आप ई मित्र से भरवाते हो तो 30 रुपये आपके फॉर्म भरने के प्लस 18% जीएसटी वो लेगा आपसे। इससे ज़्यादा आपसे चार्ज वो वसूल नहीं कर सकता। और साथ ही आपको हार्ड कॉपी ले लेनी है आपके आवेदन पत्र की। शुल्क आपको परीक्षा शुल्क जमा करवा देना है। और इसके अलावा जो आपको फ़ोटो चाहिए वो किस प्रकार की फ़ोटो आपको खिंचवानी है, उसके लिए भी यहाँ डिटेल से बताया गया है कि अभ्यर्थी आवेदन पत्र में फ़ोटो अपलोड करने के लिए अपनी स्पष्ट एवं हाल ही में खींची गई नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए। और उसकी जो साइज़ बताई गई है फ़ोटो की 50 KB से लेकर 100 KB के बीच की उसकी साइज़ होनी चाहिए फ़ोटो की। और साथ ही एक जो विशेष बात है कि विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से, यानी कि विज्ञप्ति जारी कल 9 जनवरी 2023 को, ये उसके बाद से दिनांक अथवा उसके पश्चात के दिनांक के डेट ऑफ दिनांक, मंथ और ईयर अंकित हो तथा न्यूनतम साइज। और ये आगे हस्ताक्षर बताया गया है। तो जैसे देखो आपकी ये फ़ोटो है, इस फ़ोटो के ऊपर आपकी जो यहाँ नीचे है वो आपकी डेट, मंथ और आपका ईयर होना चाहिए 2023, ये लिखा हुआ होना चाहिए फ़ोटो के नीचे। और जो हस्ताक्षर की साइज़ है वो 20 से 50 KB की आपको बताई गई है। ई मित्र से आप स्कैन करके आप ये चीज़ अपलोड करवा देना। अब देखते हैं आगे और आपको क्या बताया गया है। आगे संबंधित ये इसमें डिटेल बताई गई किस प्रकार से आपको भरना है। वन टाइम आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको फिल करना पड़ेगा अगर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है एसएसओ के ऊपर जाके। तो अब देखते हैं आपका परीक्षा शुल्क कितना लगने वाला है। तो परीक्षा शुल्क की जानकारी यहाँ दी गई है। सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के
आवेदकों के लिए 250 रुपये चार्ज होंगे, महिला और पुरुष दोनों के लिए। और साथ ही अनुसूचित जाति SC और ST, EWS कैटेगरी, EWS और MBC कैटेगरी के आवेदकों के लिए 200 रुपये का शुल्क लगेगा। इसके साथ ही आपकी जो शारीरिक परीक्षा के प्रवेश पत्र हैं वो आपको विभाग की प्रवेश पत्र ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। ऑफलाइन आपके पास किसी प्रकार का कोई लेटर नहीं आएगा। आप डायरेक्ट SSO ID पे लॉगिन करके भी अपना रिक्वायरमेंट पोर्टल के ऊपर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हो, या फिर ईमेल के माध्यम से या मोबाइल नंबर पर भी भेजी जाएगी आपको जो प्रवेश पत्र है वो। अब देखते हैं इसके अलावा जो नामांकन हेतु रिक्त पद हैं उनकी सूची आपको दे रखी है कि किस ज़िले में कितने आपके पद हैं। तो आपको ये सामान्य है, सामान्य महिला में 2 कैटेगरी हैं या 3 कैटेगरी हैं। विधवा की, विवाह विच्छेद यानी डिवोर्स जो महिलाएं हैं, सामान्य महिला, और हैं आपके पुरुष, ये सामान्य पुरुष। इसके साथ ही भूतपूर्व सैनिकों भी हॉरिजॉन्टल ये टेबल बना दी गई है, तो वो भी आप देख सकते हो। इसके साथ ही आप आगे देखोगे तो ये अनुसूचित जाति के आएंगे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और ये अन्य पिछड़ा वर्ग की कैटेगरी भी आ गई है यहाँ पर। ये विधवा के, महिला के लिए, विवाह विच्छेद यानी कि डिवोर्स, और सामान्य महिला के लिए और सामान्य पुरुष के लिए, और भूतपूर्व सैनिकों के लिए, OBC वर्ग के लिए ये टेबल है। तो पूरी टेबल में आप अपनी सीट देख सकते हो कि ज़िले से कितनी सीटें हैं। पूरा चेक करने के बाद में आप फॉर्म को अप्लाई करना। और ये है नॉन TSP के लिए, ये पूरी टेबल दे रखी है, आप देख सकते हो। अब देखो आप स्टार्ट करते हैं कि आपका कब स्टार्ट होगा। तो आपको नामांकन हेतु परीक्षा आपको बता दी गई है कि सबसे पहले आपकी जो चयन प्रक्रिया अप्रैल, देखो आपको अप्रैल के प्रथम सप्ताह में आयोजित की जाने की संभावना, देखो संभावना बताई गई है, फिक्स भी नहीं है, और मतलब लगभग आपको बता दिया गया है एक मंथ कि इस वक्त आपको हो सकती है कि चयन प्रक्रिया अप्रैल 2023 के प्रथम सप्ताह में आयोजित की जाएंगी। और उसमें कौन कौन से इवेंट होंगे उसके बारे में पूरी डिटेल से हम बात करेंगे। और आपका जो प्रवेश पत्र है वो 15 दिवस के पूर्व आपकी विभाग की वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिया जाएगा, और 7 दिन पूर्व प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। यानी आपको स्टेटस पहले आ जाएगा, उसके बाद में आपका जो प्रवेश पत्र होगा वो 7 दिवस के पूर्व डाउनलोड हो जाएगा SMS के माध्यम से या फिर ईमेल के ऊपर। अब देखते हैं कि आपको जो कितना आपको प्रतिनिधित्व दिया गया है वो आपको डिटेल से बताया गया कि अनुसूचित जाति के लिए 16%, अनुसूचित जनजाति के लिए 12%, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 21%, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10%, और MBC कैटेगरी के लिए 50%। और महिलाओं के आरक्षण की भी यहाँ बात की गई कि विज्ञप्ति रिक्त में महिला अभ्यर्थियों को 30% आरक्षण क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल रूप में प्रदान किया गया है। ये कितनी उनकी सीटें होंगी, ये भूतपूर्व जो सैनिक है उनको 12% भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षित किया गया है। उनकी भी हॉरिजॉन्टल जो टेबल है वो बना दी गई है इस बार से। और आगे देखते हैं तो ये TSP के अनुसूचित जाति जनजाति के बारे में डिटेल बताई गई है। और मानदेय आपको कितना मिलेगा वो भी आपको बता दिया गया कि जो सैलरी के रूप में आपका जो मानदेय वो कितना फिक्स किया है गवर्नमेंट ने, तो वो क्या है वर्तमान में 693 रुपये प्रति दिवस होम गार्ड के तौर पर नियोजित होने पर, और 590 रुपये प्रति दिवस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के तौर पर आपको दिया जाएगा। यानी कि जितना पर डे आप काम करोगे, जितने दिन आप काम करोगे उसका एक दिन का आपको 693 रुपये मिलेंगे, और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को मिलेंगे 490 रुपये। इसके साथ ही नीचे जो सेकंड लाइन उसमें बताया गया है कि प्रसारित होमगार्ड नियमावली 1962 के नियम 8 के अनुसार चयनित स्वयं सेवक को मात्र 5 वर्ष के लिए सदस्यता प्रदान की जाती है, एवं 5 वर्ष की अवधि के बाद पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान, यानी कि 5 वर्ष होने के बाद में आपका फिर से शारीरिक परीक्षा वगैरह ये ली जाएंगी कि आप बिल्कुल फिट हैं या नहीं हैं। अब देखो ये कुछ नामांकन हेतु कुछ योग्यता और छूट दे रखी है जिसको आप PDF के अंदर पढ़ लेना। इसके साथ ही जो शैक्षिक योग्यता मांगी गई है वो मांगी गई शैक्षिक योग्यता आपसे 8वीं पास आप होना जरूरी है। और आयु की अगर बात करते हैं तो राजस्थान होमगार्ड नियम 9 के अनुसार आवेदक की आयु 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक का जन्म 1/1/2005 के बाद तथा 1/1/88 से पूर्व नहीं होना चाहिए। यानी कि आपका जो 1998 से 2005 के बीच का आपका जन्म होना चाहिए, वो ही आप आवेदन कर सकता है कैंडिडेट।
इसके साथ ही जो शारीरिक मापदंड है उसमें आपको बताया गया है कि आपकी न्यूनतम ऊंचाई सामान्य क्षेत्र के लिए और 12 और शहरी क्षेत्र के लिए ये अलग अलग है। तो आपकी जो न्यूनतम ऊंचाई है पुरुषों की वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, महिलाओं की जो न्यूनतम हाइट है वो 152 सेंटीमीटर, और 12 जिले के शहरिया पुरुषों के लिए जो हाइट होगी वो होगी 160 और महिलाओं के लिए होगी 145 सेंटीमीटर। सीना केवल पुरुषों के लिए वैलिड है, तो पुरुष के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद में 86 सेंटीमीटर यानी कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए सीने के अंदर। महिलाओं के लिए लागू नहीं है। और पुरुषों शहरियों के लिए और 12 जिले के लिए बिना फुलाए 74 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद में 79 यानी कि 5 सेंटीमीटर का मिनिमम फुलाव होना चाहिए आपके सीने के लिए। अब बात करते हैं वजन। तो वजन यहाँ सिर्फ केवल महिलाओं के लिए होगा, पुरुषों के लिए लागू नहीं है। महिलाओं का न्यूनतम जो वजन है वो 47.5 kg यानी कि 40.5 किग्रा आपका वेट होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा आपका चल जाएगा। पुरुषों के लिए लागू नहीं है। और शहरिया महिलाओं के लिए कितना है, 43 kg वेट होना चाहिए मिनिमम, इससे कम में आपको आउट कर दिया जाएगा। फिर आपको SC ST के लिए न्यूनतम जो छूट दे रखी है वो प्रावधान कर रखा है। और चिकित्सा मापदंड में आपको बताया गया है कि आपके चिकित्सा जो मापदंड है जो आपका मेडिकल होगा उसमें स्टैंडर्ड क्या बताए गए हैं आपके लिए कि आंखों की दोनों आंखें आपकी 6/6 होनी चाहिए, यानी कि दोनों आंखों से आपको 6/6 दिखना चाहिए। कि जो आई चार्ट होता है आपका उसके अंदर आपको जब आपसे दिखाया जाएगा तो दोनों आंखों से आप 6/6 की लाइन पढ़ोगे। इस प्रकार से एक चार्ट होता है, आई चार्ट होता है, ऐसे कुछ अक्षर लिखे होते हैं उसके ऊपर। और जो नीचे की लाइन होती है वो होती है 6/6 की, यानी कि एक आंख से आपको नीचे वाले जो अक्षर हैं वो पढ़ने आने चाहिए और दूसरी आंख से भी आपको नीचे वाले जो लाइन के 6/6 की लाइन के जो अक्षर हैं वो पढ़ने आने चाहिए। इससे ऊपर होता है 6/9 और उससे ऊपर होता है 6/12। तो यहाँ स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि 6/6 की जो नीचे की लाइन है वो आपको आराम से पढ़ने आनी चाहिए। इसके साथ ही जो सेकंड पॉइंट है उसमें बताया गया कि मानसिक रूप से जागरूक, सुदृढ़, स्वस्थ वाला एवं सभी शारीरिक विकारों, दोषों, रोगों से मुक्त होना चाहिए अभ्यर्थी। इसके साथ ही कुछ अन्य आपके मेडिकल के टाइम कुछ अन्य परीक्षण किए जाएंगे, जैसे नोकनी आपकी घुटने देखे जाएंगे कि ज़्यादा मिलते तो नहीं है, आपकी नसें फूली हुई नहीं होनी चाहिए जिसको वेरिकोवेंस कहते हैं, भेंगापन नहीं होना चाहिए, रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस आपके अंदर नहीं होना चाहिए, रंग दृष्टि दोष यानी कलर ब्लाइंडनेस आपका नहीं होना चाहिए, मधुमेह नहीं होनी चाहिए, एल्बुमिनिया की बीमारी नहीं होनी चाहिए, हकलाकर बोलना नहीं चलेगा आपका, बिल्कुल स्पष्ट और साफ आपकी आवाज़ होनी चाहिए, पैर समतल नहीं होनी चाहिए, यानी कि फ्लैट फुट होता है जो पैरों का, बिल्कुल जैसे आपके जो पैर होते हैं उसमें थोड़ा सा ये ऐसा गैप होना चाहिए यहाँ की तरफ। तो यहाँ कुछ कैंडिडेट के गैप नहीं होता तो वो भी नहीं चलेगा। हार्निया की समस्या नहीं होनी चाहिए, शल्य प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और अन्य कोई विकृति, अंग भंग जो कर्तव्य पालन में बाधित हो नहीं होना चाहिए। ये आपका मेडिकल स्टैंडर्ड का आपको बता दिया गया है। अगर इनमें से कुछ आपको प्रॉब्लम है तो आप उसका इलाज करवा सकते हैं। नामांकन के लिए योग्यता इस प्रकार से हैं कि जो कुछ नॉर्मल योग्यताएं हैं वो इस प्रकार से आपको दे रखी हैं। इसके ऊपर आप इसको पढ़ लेना नोटिफिकेशन को। आगे बात करते हैं कि चयन प्रक्रिया किस प्रकार से आपके जो नॉर्मल जो डॉक्यूमेंट है वो कौन कौन से होने चाहिए। तो आपको बता दिया गया कि आपकी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र होना चाहिए, 8वीं पास मिनिमम है, और समस्त मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए आपका। आयु प्रमाण पत्र का ये मतलब है कि अगर आपकी मार्कशीट के अंदर आपकी आयु अंकित नहीं है तो आपको अलग से आयु प्रमाण पत्र का कुछ देना होगा कि जिसमें आपकी आयु वेरीफाई हो सके। विशेष योग्यता प्रमाण पत्र आपके पास है तो वो चलेगा, जैसे NCC वगैरह हुई है या फिर कोई अन्य आपने योग्यता कर रखी है। जाति प्रमाण पत्र SC ST OBC और MBS या EWS कैटेगरी का ये सक्षम अधिकारी से बना हुआ होना चाहिए। और जनजातियों के लिए TSP क्षेत्र का और शहरी क्षेत्र का संबंधित प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अगर महिला है तो महिला की कैटेगरी जैसे विधवा है तो पति का मृत्यु सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप डिवोर्स हैं तो डिवोर्स का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आपने उस कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई किया है तो। अगर भूतपूर्व सैनिक है तो आपके पास सेवानिवृत्ति का प्रमाण पत्र यानी कि NOC होनी चाहिए। और शारीरिक दक्षता परीक्षा सम्मिलित होने हेतु राजकीय चिकित्सक से शारीरिक रूप से योग्य होने का प्रमाण पत्र ये आपको मिलेगा जब आप मेडिकल करने जाओगे। तो जो स्टेशनरी की शॉप होती है उसके ऊपर से 1 रुपये का आपको आरोग्य प्रमाण पत्र मिलता है, उसको फिल करके जो भी आपका नज़दीकी सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ के जो चिकित्सक हैं उससे आपको मोहर और साइन करवा लेनी है, वो साथ में लेके जाना है।
साथ ही आपको बताया गया है कि चयनित उपरांत निर्धारित आवेदन पत्र भरवाकर जाएंगे, जिसमें चिपकाने के लिए समय 4.5 और 3.5 सेंटीमीटर की फ़ोटो होनी चाहिए। इसके साथ ही आगे देखते हैं आपका कि फ़ोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान उपरोक्त प्रवर्णित पर ये आपका वहाँ का प्रोग्राम होगा जब आप जाओगे। तो फर्स्ट जो प्रथम चरण है वो क्या होने वाला आपका कि जिसके अंदर आपसे कौन कौन सी चीज़ें करवाई जाएंगी, तो उसके ऊपर डिटेल से हम बात करेंगे। तो देखो, आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बोली गई है महिलाओं के लिए कि महिला अभ्यर्थियों जो शारीरिक दक्षता परीक्षा में समय गर्भवती हैं, तो उनको अलग से किसी प्रकार का कोई टाइम नहीं दिया जाएगा। तो उनको सलाह दी जाती है कि इसमें भाग नहीं लेवे। यदि भाग लेती हैं तो उनकी समय की जिम्मेदारी होगी। इन्हें पृथक से शारीरिक दक्षता परीक्षा का आवेदन कोई प्रावधान नहीं है। अगर वो उस वक्त गर्भवती हैं और उनसे रनिंग नहीं होती, अगर वो समय मांगती है तो उनको अतिरिक्त कोई समय नहीं दिया जाएगा, इसके अतिरिक्त अवसर नहीं दिया जाएगा। स्पष्ट रूप से आपको बता दिया गया है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। फिर देखो, जो आपका इवेंट होने वाला है, सबसे पहला जो पुरुष वर्ग के लिए इवेंट होगा वो होगी सबसे पहले 1000 मीटर की दौड़, और अधिकतम अंक होंगे 15। तो 3 मिनट और 30 सेकंड के अंदर आप दौड़ करते हो तो आपको 15 अंक मिलेंगे। 3 मिनट और 45 सेकंड के अंदर आप रनिंग करते हो तो आपको 10 अंक दिए जाएंगे। 4 मिनट तक आप अगर रनिंग करते हो तो आपको 5 अंक मिलेंगे। अगर 4 मिनट से अधिक टाइम आपने ले लिया, 4 मिनट और 1 सेकंड भी आपने ले लिया, तो आप बिल्कुल फेल हो जाओगे। आपको आगे के जो आने वाले इवेंट है उनके अंदर शामिल नहीं किया जाएगा। स्पष्ट रूप से लिखा हुआ भी है नीचे, मैं आपको भी थोड़ी देर में दिखाऊंगा। अगर 4 मिनट से आपने 1 सेकंड भी ज़्यादा ले लिया, 1 माइक्रो सेकंड भी ज़्यादा ले लिया, तो आपको बिल्कुल फेल कर दिया जाएगा। महिलाओं के लिए जो दौड़ है वो 800 मीटर निर्धारित की गई है, जिसमें 3 मिनट और 30 सेकंड में आपको 15 अंक मिलेंगे। 3 मिनट और 50 सेकंड में आपको 10 अंक दिए जाएंगे। अगर 4 मिनट और 10 सेकंड में आप करते हैं तो आपको 5 अंक मिलेंगे, और 4 मिनट 10 सेकंड से अधिक अगर आपने वक्त लिया तो आपको 0 अंक, यानी आपको फेल कर दिया जाएगा दौड़ के अंदर ही, और आगे के इवेंटों के अंदर आपको भाग लेने नहीं दिया जाएगा। सेकंड जो इवेंट होगा फर्स्ट चरण का वो होगा आपका चिनअप का। पुरुषों के लिए चिनअप 10 चिनअप के लिए 10 अंक, 7 चिनअप के लिए 7 अंक, 5 चिनअप के लिए 5 अंक, और 5 चिनअप से अगर कम किया आपने तो आपको 0 अंक मिलेंगे, आपको फेल कर दिया जाएगा। समझ रहे हो आप? तो आपको काफ़ी प्रैक्टिस करनी है। और साथ ही महिलाओं के लिए क्या है, गोला फेंक, वो भी कितने केजी का, 4 केजी का। अगर 16 फीट आप गोला फेंकते हो तो आपको 10 अंक मिलते हैं। 15 फीट अगर आप फेंकते हो तो 7 अंक मिलते हैं, और 14 फीट अगर आप फेंकते हो तो मिलेंगे आपको 5 अंक। और 14 फीट से अगर कम फेंका आपने तो 0 अंक, और आपको फेल कर दिया जाएगा। और ध्यान रखना, इसमें सिर्फ आपको एक ही अवसर प्रदान किया जाएगा, दोबारा अवसर आपको नहीं मिलेगा कि एक बार आप अगर चूक गए तो दोबारा आपको अवसर मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और आपकी अपील भी मान्य नहीं होगी यहाँ। इसके साथ ही आपको यहाँ देखो एक स्पेशल बताया गया है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा के अंतर्गत सर्वप्रथम दौड़ का आयोजन किया जाएगा। अगर कोई अभ्यर्थी दौड़ में 0 अंक प्राप्त करता है तो उसे अनुत्तीर्ण घोषित कर शारीरिक दक्षता परीक्षा से अन्य प्रतिस्पर्धा एवं अगले चरण में शामिल नहीं किया जाएगा। अगर आप किसी भी इवेंट में फेल हो जाते हो तो वहीं से आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। इसके आगे के चरणों में के अंदर आपको शामिल नहीं किया जाएगा, चाहे महिला हो या पुरुष हो। द्वितीय जो चरण है वो आपको बताया गया है कि शारीरिक मापतोल का होगा, जिसके अंदर आपकी हाइट, वेट और चेस्ट आपका मेजरमेंट होगा। उसके अंदर आप अगर फेल हो जाते हो तो 500 रुपये का शुल्क चुकाकर आप दोबारा अपनी मापतोल करवा सकते हो। जैसे हाइट, अगर आपको ऐसा डाउट होता है कि हाइट आपकी थोड़ी कम नापी गई है तो बोर्ड से अपील करके 500 रुपये का आप जमा करवा के आप अपनी दोबारा से हाइट और चेस्ट नपवा सकते हो। अगर कम है महिलाओं के लिए तो आप दोबारा से नपवा सकते हो। और साथ ही आपको जो विशेष योग्यता, तीसरा जो चरण है उसमें विशेष योग्यता सर्टिफिकेट के आपको अधिकतम 20 अंक मिलेंगे। तो अगर आपके पास एनसीसी ए सर्टिफिकेट 2 नंबर, एनसीसी बी सर्टिफिकेट तो 4 नंबर, और एनसीसी सर्टिफिकेट आपको 6 अंक मिलेगा, यानी कि अधिकतम आपको 6 अंक मिल सकते हैं एनसीसी सर्टिफिकेट के। अगर आपके पास कंप्यूटर नॉलेज का डिप्लोमा है यानी कि RSCIT है तो आपको उसके 4 अंक आपको मिलेंगे। तो ये आपके बोनस अंक हैं। अगर ऐसी आपके पास डिग्री है तो आपको बोनस अंक मिलेंगे। साथ ही अगर आपने ITI कर रखी है किसी भी ट्रेड से तो आपको अधिकतम 3 अंक मिलेंगे। अगर खेल प्रतियोगिताओं में आपने राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर खेला है और आपके पास प्रमाण पत्र है तो आपको 4 अंक मिलेंगे। राज्य स्तर पर आपने खेला है कुछ तो आपको 2 अंक मिलेंगे।
इसके अलावा स्काउट प्रमाण पत्र है कि अगर राष्ट्रपति से आप पुरस्कृत हैं तो आपको 4 अंक मिलेंगे, राज्य सरकार द्वारा पुरस्कृत हैं तो 2 अंक मिलेंगे और तृतीय सोपान उत्तीर्ण है तो 2 अंक आपको, अधिकतम 4 अंक आपको मिल सकते हैं इन प्रमाण पत्रों से। साथ ही हल्का मोटर वाहन यानी कि भारी मोटर वाहन है तो आपके पास अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस भारी मोटर वाहन का है तो आपको 4 अंक अधिकतम मिलेंगे। हल्का यानी कि लाइट मोटर व्हीकल का आपके पास लाइसेंस 2 अंक मिलेंगे, अधिकतम 4 अंक हो सकते हैं आपके। तो विशेष योग्यता के आपके पास 20 अंक हैं। ये आपके बोनस पॉइंट हैं जो आपको मेरिट में स्थान दिला सकते हैं। और साथ ही जो चतुर्थ चरण है आपका, उसमें आपका मौखिक व्यक्तित्व प्रशिक्षण होगा यानी कि आपका इंटरव्यू मान सकते हो आप, तो उसमें अधिकतम आपको 5 अंक मिलेंगे, जिसमें कुछ सामान्य चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। पर्सनालिटी टेस्ट होगा आपका और जो ये परीक्षा होगी वो 50 अधिकतम 50 अंक की होगी। किस प्रकार से कि शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी 25 मार्क्स की, विशेष योग्यता परीक्षा होगी 20 मार्क्स की और मौखिक जो व्यक्तित्व प्रशिक्षण होगा वो 5 मार्क्स होंगे। टोटल होगा आपका 50 मार्क्स का ये टेस्ट होगा, जिसमें आपकी मेरिट बनेगी। और चयन सूची इस प्रकार से बनेगी कि अगर अंतिम चरण उपलब्ध अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित शारीरिक दक्षता परीक्षा, विशेष योग्यता, मौखिक व्यक्तित्व प्रशिक्षण के अंक दिए जाएंगे, मेरिट सूची तैयार की जाएगी। इस प्रकार तैयार योग्यता सूची में रिक्तियों के अनुसार राज्य सरकार के नियमों के अंतर्गत प्रदान की जाएगी। अगर प्राप्तांक एवं आयु समान होने पर अधिक शैक्षणिक योग्यता प्राप्त व्यक्ति को वरीयता दी जाएगी। अगर 2 स्टूडेंटों के अंक समान हो जाते हैं तो पहले तो उनकी आयु देखी जाएगी, जो आयु में अधिक होगा उसको वरीयता मिलेगी। अगर आयु की समानता भी उनकी मैच हो जाती है, सेम डेट मिल जाती है, तो फिर उनकी शैक्षणिक योग्यता देखी जाएगी कि किसके पास ज़्यादा शैक्षणिक योग्यता है। जो यहाँ सफल हो जाएंगे उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा और रीमेडिकल का भी प्रावधान है इसके अंदर, और प्रमाण पत्र एवं चरित्र सत्यापन किया जाएगा। लास्ट में आपके मूल जो दस्तावेज उनकी जांच की जाएगी। और ये थी संपूर्ण इन्फॉर्मेशन, कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रखी है रिलेटेड तो आप पढ़ लेना। तो ये थी आपकी होमगार्ड की वैकेंसी की संपूर्ण जानकारी, स्टार्ट से लेकर पूरी एंड तक मैंने समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपकी कोई चीज़ डाउट रहता है तो आप पूछना चाहते हो तो नीचे आपको व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, उसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हो या फिर आप टेलीग्राम के ऊपर कोई मैसेज कर सकते हो। कोई भी डाउट होता है किसी प्रकार का तो मैं पूरा सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। कमेंट सेक्शन नीचे ओपन है आप लोगों के लिए, वहाँ भी आप अपनी जो समस्या है, जो दिक्कत हो रही है उसको आप लिख सकते हो, तो मैं उसका पूरा समाधान करने की कोशिश करूँगा। अगर वीडियो के ऊपर पहली बार तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और आवेदन को बहुत अच्छे से पढ़ने के बाद में ही आप अप्लाई करना और आराम से देख के समझ के फिर अप्लाई करना। और फोटो आपको नहीं खिंचवानी, उसके ऊपर डेट होनी चाहिए, हस्ताक्षर किस प्रकार कितना साइज है वो मैंने संपूर्ण आपकी जो भी डाउट हो सकते हैं वो मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय।